राम बनेंगे मोदी जी और हनुमान बना के मोदी जी नीतीश कुमार को घुमाएंगे कि सूत्रधार ही जब इधर आ गया तो फिर लड़ाई में कोई बचा नहीं। लेकिन असली पलटी बीजेपी की तरफ से मारी गई है। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिसने बीजेपी के सामने एजेंडे और वैचारिक मुद्दे की तरह से एक चुनौती पेश कर दी। तो ये जो पूरी साजिश है, जो पूरा खेल है, मुझे ऐसा लगता है मुकेश दा कि उस एक एजेंडे की हवा निकालने के लिए कि अब नीतीश जी इधर आ गए। अब नीतीश जी कैसे बोलेंगे कि बिहार में हमने कराया था, अमित शाह जी आकर के बिहार में क्रेडिट ले रहे थे तो यूपी में करा दें, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं बोल पाएंगे। जो पिछले 17 महीने में हुआ, मैं थोड़ा इसे यहां से देखना चाहता हूं। सहमत हूं कि अगर एक अकेला सब पर भारी था, राम मंदिर वहीं बन गया था, अब की बार 400 पार था, तो नीतीश की जरूरत क्या थी? दिल्ली से एक ऐलान होता कि हम बिना नीतीश, बिना लालू के 40 सीट पर लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे। इसका मतलब कमजोरी उधर भी है, इसलिए पलटे वो सबसे ज्यादा है। हमारे साथ क्या कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मण जी, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मामला कब से चल रहा था और इसका मास्टरमाइंड कौन था? क्या नीतीश कुमार बहुत पहले से टच में थे या ये पुल बना हुआ था और उन्होंने इस समय इस्तेमाल कर लिया? ये बातचीत चल रही थी, दबाव अचानक आए या पहले से थे? क्या था जो हो रहा था और बाकी लोगों को पता चला या नहीं चला, या नहीं चला तो उन्होंने कुछ किया क्यों? मुख्य रूप से ये सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश दा। अभी तो ये अगर ईडी सीबीआई को थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो इस तरह की पड़ताल हो, अच्छा होता है कि कोई गैर राजनीतिक, गैर संवैधानिक ऐसी कोई संस्था होती, क्योंकि बहुत सारे किस्से राजनीति के गलियारों में गुम हो जाते हैं, वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और निश्चित रूप से बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन एक बात सही है, पलटू राम कौन है ये अभी भी विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि किसे कहा जाए, लेकिन वसीम बरेलवी का एक शेर है जो सब पर फिट बैठता है और मुझे वो याद आता है कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो ये नीतीश कुमार पर बहुत फिट बैठता है कि दिखना इधर का था और होते चले गए उधर के। तो ये तो बहुत फिट बैठता है। बहरहाल, दो तीन बिंदु हैं इस पूरे बहस में जितना मैं समझ पा रहा हूं, और बहुत विद्वान लोग हैं, उनको सुनेंगे फिर। पहला बिंदु ये है कि जब कोई गठबंधन इतने जल्दी, इतने कम वक्त में इतनी बार टूटता बनता है, तो संदेह सब तरफ होता है। इंडिया गठबंधन के लोगों को भी ये संदेह रहा होगा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के भीतर भी ये संदेह रहा होगा कि नीतीश कुमार के ऊपर कितनी दूर तक कितना यकीन किया जाए। लेकिन अब इसकी इसकी भी एक राजनीतिक कड़ी ये जुड़ रही है कि आगाज ही नीतीश कुमार ने किया। अब इसे भी कैसे साजिश माने, ये समझ के परे हो सकता है। हालांकि ये अजीब नहीं है कि नीतीश कुमार अगर किसी बड़े एजेंडे पर लगे होंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन टूटा, इधर गठबंधन बना और वो फिर इस मिशन में लगे, देश भर के नेताओं को एकजुट किया। मीटिंग भी पहली बिहार में ही हुई और बहुत कुछ कहा। पता नहीं अगर कोई एजेंडे पर चलने वाला नेता होता तो शायद इतना बयान कभी नहीं देता, मिट्टी में मिल जाऊंगा, दफन हो जाऊंगा, जहर खा लूंगा। एक तो ये बात, एजेंडे के तहत ऐसा हुआ या कोई बड़ी साजिश थी, मैं फिर से कह रहा हूं, गठबंधन की गुड़ागड़ित को लेकर निश्चित रूप से इस पे संदेह हो सकता है। और अभी हरिवंश बाबू का जिक्र आ ही गया, लंबे समय से वो बहुत करीब रहे हैं और वो उधर ही हैं। ललन सिंह को लेकर के बिहार के गलियारों में एक चर्चा तो और भी है कि इसका अंदेशा जेडीयू के भीतर भी एक खेमे को था कि नीतीश बाबू का कोई ठिकाना है नहीं। इसलिए एक खेमा जो एजेंडे के तौर पर उस सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति के साथ था, जो चाहता था कि नीतीश कुमार पिछले 1 डेढ़ साल में जो कर रहे हैं वो आगे बढ़े। लेकिन एक दूसरा खेमा भी था जो ये चाहता था कि ये गठबंधन टूटे, जिसमें 3 नाम बहुत प्रमुखता से बिहार की राजनीति में लिए जाते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा। तो ये एक दो तरह के किस्सा है और दोनों तरफ से ये काम हो रहा था, इसलिए ये निश्चित रूप से होगा। आखिरी बात, मेरा मानना यह है कि
जो पिछले 17 महीने में हुआ, मैं थोड़ा इसे यहां से देखना चाहता हूं। मैं अभी अनिल त्यागी जी जो जिस एंगल से वो बात कह रहे थे, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं, लेकिन इस वाली बात से जरूर सहमत हूं कि अगर एक अकेला सब पर भारी था, राम मंदिर वहीं बन गया था, अब की बार 400 पार था, तो नीतीश की जरूरत क्या थी? दिल्ली से एक ऐलान होता कि हम बिना नीतीश, बिना लालू के 40 सीट पर लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे। इसका मतलब कमजोरी उधर भी है, इसलिए पलटे वो सबसे ज्यादा है। अब आते हैं उस मूल बिंदु पर। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन में पिछले 17 महीने में 2 काम किए। नौकरी देना और तमाम मंत्रालयों में काम होना, वो बहुत बहुत देश में बहुत सारे मंत्रालय कर रहे हैं और बहुत सारी सरकारें करें। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिसने बीजेपी के सामने एजेंडे और वैचारिक मुद्दे की तरह से एक चुनौती पेश कर दी। तो ये जो पूरी साजिश है, जो पूरा खेल है, मुझे ऐसा लगता है मुकेश दा कि उस एक एजेंडे की हवा निकालने के लिए कि अब नीतीश जी इधर आ गए। अब नीतीश जी कैसे बोलेंगे कि बिहार में हमने कराया था, अमित शाह जी आकर के बिहार में क्रेडिट ले रहे थे तो यूपी में करा दें, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं बोल पाएंगे। तो जाति का प्रश्न, सामाजिक न्याय का प्रश्न, जो पूरे धार्मिक राजनीतिक एजेंडे के सामने एक चुनौती बन रहा था, जिस पर नरेंद्र मोदी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ये जरूर कह रहे थे कि जाति नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि यहां नीतीश कुमार फंस गए हैं, यहां बीजेपी फंस गई है, और बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के साथ मिलकर अगर कोई साजिश हुई होगी तो इस अल्टरनेट एजेंडे को ध्वस्त करने की साजिश है। बाकी विपक्षी एकजुटता को वो बार बार कहेंगे ही, राम बनेंगे मोदी जी और हनुमान बना के मोदी जी नीतीश कुमार को घुमाएंगे कि सूत्रधार ही जब इधर आ गया तो फिर लड़ाई में कोई बचा नहीं। लेकिन असली पलटी बीजेपी की तरफ से मारी गई है, मैं अभी भी इस बात को कहूंगा। जी जी।